हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो हम लोगों का कौन सा यूनिट चल रहा है? यूनिट 7 ऑक्सीजनेशन नीड नर्सिंग फाउंडेशन वॉल्यूम 2 पार्ट 1 इसका मैं कवर कर चुकी हूँ। आज मैं पार्ट 2 कवर करूँगी। वैसे मैं वन शॉट डालती हूँ, लेकिन जो चैप्टर बड़ा है, जो इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं 2 वीडियो में कवर करने के लिए बोली हूँ। सो पार्ट 1 जो था उसमें से किस तरह से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया है, कैसे लिखना है, सारा चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। उसमें से ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन और उसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कैसे एग्ज़ाम में आए थे, उसका मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोली थी, तो मे भी आप किए होंगे। आज मैं आपको क्या बोली थी कि आज मैं पढ़ाऊँगी आपको सक्शनिंग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, हमारा पेटेंट एयरवे सब हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे सक्शनिंग ओरल एंड ट्रैकियल का। इसके बाद जितने भी टॉपिक है आज मैं कवर कर दूँगी। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि जो चैनल पे नए हैं उनके लिए बस ऐसे, तो जो मेरे से पढ़ते होंगे उनको पता होगा, मैं अकॉर्डिंग टू INC जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, जो कि आप इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से हो आपका यही चीज़ें मिलेगी। और जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है, न्यू सिलेबस आया है, तब से कहीं भी सिलेबस से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए अपना सिलेबस ज़रूर कवर करना होगा। इसमें मैं ये भी बताती हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो कि कई बार यूनिवर्सिटी में आया है, और कैसे उसे प्रैक्टिस करना होगा, कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना होगा। तो इसमें जो इतना हमारा सिलेबस था कि कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी का जो फिजियोलॉजी है, कार्डियोवैस्कुलर में कैसे हमारा हार्ट पंप करता है, उसका क्या कंडक्शन सिस्टम होता है, रिव्यू में दे दी थी। रेस्पिरेटरी का किस तरह से हम लोग एयर लिए, डिफ्यूजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये हम लोग पढ़े थे इसका फिजियोलॉजी में। इसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसे अफेक्ट होता है किसी जेंडर से, हाई एल्टीट्यूड पे जाने से, डेवलपमेंटल, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। अल्ट्रेशन इन रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग भी मैं आपको उसमें कवर की हूँ। फिर इसके बाद कंडीशन कौन कौन सा हमारे एयरवे को अफेक्ट कर सकता है, मूवमेंट ऑफ एयर, ये कैसे एडिमा ये सब में जो है वो अफेक्ट होता है, सारा हम लोग डिस्कस किए थे। नोट्स से मैं आपको समझाई थी। फिर डिफ्यूजन की किस तरह से O2 हमारे ब्लड में नहीं जा सकता, या फिर ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू में नहीं पहुंच पा रहा था, क्या क्या कंडीशन थी। इसके बाद हम लोगों ने अल्ट्रेशन एंड ऑक्सीजनेशन में पढ़ा था कि हाइपॉक्सिया की कंडीशन इसमें हमें लिखना होगा अगर एग्जाम में आया तो। नेक्स्ट था नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रमोट ऑक्सीजनेशन असेसमेंट टाइप इक्विपमेंट यूज प्रोसीजर, जिसमें ये सारे टॉपिक आता है कि क्या इसमें होगा मेंटेनेंस ऑफ पेटेंट एयरवे, जिसकी ओपन रहना चाहिए, कब क्लोज हो जाएगा। इसके बाद मैं बताई थी कि इंटरवेंशन आपको क्या देना है। ऑक्सीजनेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसी से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ये ऐसे तो हमें फ्री में जो है वो एयर मिल जा रहा है, लेकिन जब किसी का कंडीशन ज़्यादातर रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग जब डिस्टर्ब होता है, तो ऑक्सीजन उस टाइम पे मेडिसिन की तरह काम करता है, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही हम लोग इसे एडमिनिस्टर करते हैं। इमरजेंसी कंडीशन एक्सेप्शन है। इसके बाद हम लोगों ने इंडिकेशन देखा था कि इंडिकेशन में जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादातर उन्हीं को ये दिया जा रहा था, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके कुछ प्रिंसिपल थे, जिसमें मतलब इसका मेन प्रिंसिपल यही था कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। स्मोकिंग ये सब का साइन मतलब लगा के रखिए, ताकि स्मोकिंग वो ना करे। जो भी ऑक्सीजन का कितना कौन सा डिवाइस यूज़ करना है, वो सब सारा चीज़ चेक कर लीजिए। इसके बाद हम लोगों ने इसका मेथड देखा था, जिसमें बहुत सारे मास्क के थ्रू, नेजल कैनुला, नेजल कैथेटर, सिंपल मास्क में डायग्राम देकर बताई थी आपको। तो ये ओवरव्यू दे दी ताकि आपका पूरा टॉपिक एक बार रिवाइज हो जाए। आज हम लोग देखेंगे सक्शनिंग ओरल और ट्रैकियल का। इसमें चलिए एक एक करके देखते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में मैं बता दूंगी कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है और कैसे आपको लिखना है एग्ज़ाम में, तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। सो सक्शनिंग क्या है? सक्शनिंग इनटू द नोज एंड माउथ रिमूव म्यूकस विल मेक ईजियर फॉर हिम और हर ब्रीथ एंड ईट। इसमें क्या होता है कि पाइप के थ्रू उनके नोज या फिर माउथ से, जो खुद से कैपेबल नहीं होते हैं, निगेटिव प्रेशर के थ्रू उनके म्यूकस के को निकाला जाता है, ताकि वो जो है वो अच्छे से सांस ले पाए, खाना खा पाए। और अच्छे से हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट पहले हमें देखना है कि ओरल या फिर नेजल सक्शनिंग क्या होता है। तो ओरल एंड नेजल सक्शनिंग जो है वो अपर एयरवे पैसेज ऑफ नोज और माउथ का होता है, जो ऊपर वाली
जो हमारा नोज है या फिर फेरिंग्स से अपर एयरवे में आता है, इतना आप एनाटॉमी में पढ़ चुके होंगे। और माउथ का जो सक्शनिंग करेंगे उसे ओरल या नेजल सक्शनिंग बोलेंगे। कैथेटर इसमें यूज होता है जो कि सॉफ्ट एंड प्लाएबल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। वो माउथ में डाला जाता है और आगे प्रोसीजर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो सक्शनिंग मशीन से जोड़कर और उनके माउथ में डाल के निगेटिव प्रेशर के थ्रू उनके सिक्रीशन को खींचा जाता है। तो ये था ओरल और नेजल का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रैकियल। जो ट्रैकियल सक्शनिंग हमसे पूछा है तो ये ट्रैकियोस्टॉमी सक्शनिंग। इसमें क्या होता है कि ट्रैकिया का मतलब आपको समझ में रहा, स्टॉमी मतलब ओपनिंग क्रिएट करना। तो यहाँ पे स्टोमा क्रिएट किया जाता है और यहाँ पे ही, यहाँ से जब पाइप, क्योंकि ये यहाँ भी म्यूकस ये सब का जब ये हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, खुद से कैपेबल नहीं होता है कि वो सक्शनिंग कर पाए। तो हमें वो उस म्यूकस को निकाल पाए तो हमें सक्शनिंग के थ्रू निकालना होता है। तो अगर यहाँ डालेंगे तो उसे ट्रैकियोस्टॉमी सक्शनिंग या फिर ट्रैकियल सक्शनिंग बोलेंगे। तो ये क्या बोलता है कि ट्रैकियोस्टॉमी इज एन आर्टिफिशियल एयरवे। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई, जैसे माउथ और नोज का तो ओपनिंग खुद से है, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रिएट किया जाता है। सो which require being maintained secretion free, thereby इंश्योरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन फॉर द पेशेंट। वहाँ का एयरवे क्लियर रहे और वो अच्छे से सांस ले पाए, वेंटिलेट कर पाए, इसीलिए इसे किया जाता है। अगर स्पेसिफिक ट्रैकियोस्टॉमी सक्शनिंग का एक बार पर्पस देख ले तो ये क्यों किया जा रहा है सक्शनिंग? इसमें सिक्रीशन को क्लियर करने के लिए फ्रॉम द आर्टिफिशियल जो एयरवे ट्रैकियोब्रोंकियल यहाँ पे जो क्रिएट किया गया है उसको क्लियर रखने के लिए। मेंटेन पेटेंसी ऑफ ट्रैकियोस्टॉमी ट्यूब। यहाँ पे ट्रैकियोस्टॉमी ट्यूब भी डाला जाता है तो उसकी पेटेंसी मैं पहले वाली वीडियो में बताई हूँ। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो उसमें डाल के और पेटेंसी का मतलब है ओपन रखना। तो ट्रैकियोस्टॉमी अगर ट्यूब लगा है तो उसको ओपन रखने के लिए। नेक्स्ट आता है इंश्योर मैक्सिमम वेंटिलेशन ऑफ पेशेंट। वो अच्छे से सांस ले पाए इसलिए भी सक्शनिंग करते हैं। टू रिड्यूस रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्योंकि स्टोमा यहाँ पे क्रिएट हुआ है तो इसे अगर क्लीन नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये सारी पर्पस है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें किनको सक्शनिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे नॉर्मल इंसान एक या फिर कोई पेशेंट भी है तो अगर वो खुद से कर सकता है, मतलब अपनी जो भी सिक्रीशन है उसे आउट कर सकता है, तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो अनेबल है, खुद से वो कैपेबल नहीं है कि अपने एयरवे को क्लियर रख सके, उनके लिए ये ज़रूरत होता है। पेशेंट हु आर अनेबल टू क्लियर देयर एयरवे ऑन देयर ओन, अपने एफर्ट से वो अपने एयरवे को क्लियर नहीं कर सकते हैं। या फिर जिनको इंट्यूबेट किया जाता है, इंट्यूबेशन आप मशीन हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे, हैव अ मेडिकल कंडीशन जिसमें कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर निमोनिया लंग डिस्ट्रेस वाले पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है तो उनकी एयरवे को क्लियर करने के लिए वो खुद से कैपेबल नहीं होते हैं तो सक्शनिंग करवाया जाता है। कैसे सक्शन जो है वो वर्क करता है एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ फिगर, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। वैसे भी हमारे नॉटशेट में ये डायग्राम के थ्रू ही बहुत सारे इमेज बेस क्वेश्चन ही आते हैं, तो मैं आप सोचूँ कि सारा आपको इमेज भी दिखाऊं। सो देखिए, एक तो ये मशीन हो सकता है, सक्शनिंग मशीन ऐसा होता है, या फिर आजकल एडवांस हो गया है हमारा जो भी हॉस्पिटल है तो वहाँ पे सेंट्रल लाइन ही सक्शनिंग दे दिया जाता है। सिंपल सा आप समझिए, इसमें क्या होता है कि या तो ये मशीन के थ्रू या फिर ये वॉल में ही एक जैसे कि आपको इमरजेंसी का जो ओवरव्यू दिखाई थी हॉस्पिटल का इमरजेंसी में, तो उसमें मैं दिखाई थी। अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सेंट्रल लाइन में किस तरह से एक ऑक्सीजन के लिए सेंट्रल लाइन सप्लाई होता है और एक ये सक्शनिंग के लिए निगेटिव। तो ऑक्सीजन वाले में पॉजिटिव एयर होता है और ये सक्शनिंग के लिए निगेटिव प्रेशर वाला उसमें सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस निगेटिव प्रेशर का मतलब क्या है? एक बार आप जैसे कटोरी में एक कुछ लेते हो खाने का चीज़, या फिर जब आप मैंगो, ये जो 10 रुपया वाला जो माजा होता है उसको पीते हो पाइप से, तो जो आप खींचते हो वो क्या लगाते हो आप? निगेटिव प्रेशर। तो उसी तरह से उस पाइप को माउथ में डालकर, और इसमें ये इस मशीन के थ्रू जैसे आप खुद निगेटिव प्रेशर लगाए, इसमें निगेटिव प्रेशर होता है, यहाँ पे पाइप लगेगी और ये प्रेशर यहाँ से रेगुलेट किया जाता है, ऑन ऑफ किया जाता है, और उस जो भी निगेटिव प्रेशर के थ्रू उसके माउथ से सिक्रेशन को खींच लिया जाता है। ये तो एडवांस जो कि सेंट्रल लाइन में आ जाता है।
और ये मशीन के थ्रू जो कि हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा कि ये मशीन को पेशेंट के पास ले जाया जाता है और फिर ये वाला जो यहाँ पे देखिए ट्रैकोस्टोमी आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे अगर पाइप डाले तो उसे ट्रैकोस्टोमी सक्शनिंग बोलेंगे। और इस तरह का कैथेटर होता है जो कनेक्ट करके और माउथ में डाला जाता है। इसके अलग अलग साइज होते हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। तो अब आपको ओवरव्यू पता चल गया होगा। अब कैसे वर्क करता है आप समझ में आ जाएगा अच्छे से कि सक्शन कैथेटर और ट्यूब जो है इंसर्ट किया जाता है नोज और माउथ और ट्रैकिया में इस ट्यूब को, और कैथेटर जो है वो कनेक्ट किया जाएगा या तो ये यहाँ पे या फिर इस मशीन से। नेक्स्ट है विच प्रोड्यूस, जो कि निगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस करता है। निगेटिव प्रेशर सिंपल सा आप समझिए कि जिस तरह से आप माजा के लिए एक पाइप डाल के आप जो खींचते हो तो वो निगेटिव प्रेशर ही आप लगाते हो, उसी तरह से निगेटिव प्रेशर ये मशीन से लगता है। म्यूकस और अदर सिक्रेशन जो है एयरवे का वो इसमें आने का काम करेगा। सो ये सिंपल सा था कि वो कैसे वर्क कर रहा है। कैथेटर को पहले माउथ में डाले, कनेक्ट किए और वो निगेटिव प्रेशर के थ्रू एयरवे से जो भी सिक्रेशन आउट हो गया। प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैंड वॉश करना है ताकि इन्फेक्शन से आप बचा सके, और सेटअप इक्विपमेंट, ओपनिंग स्टेराइल सक्शन पैकेज जो कैथेटर सब है वो सब ओपन करना है। और इसके बाद जो है कॉन्शियस क्लाइंट सेमी फॉलर पोजीशन, अगर पेशेंट कॉन्शियस है कुछ कुछ तो उनको सेमी फॉलर पोजीशन दे दीजिए ताकि ग्रेविटी भी हेल्प करे। ज़्यादातर आप देखिएगा सेमी फॉलर पोजीशन में ही सक्शनिंग करवाया जाता है। नेक्स्ट है पिकअप स्टेराइल कैथेटर कनेक्ट टू द सक्शन ट्यूब। जो कैथेटर दिखाए उसे सक्शन या तो मशीन हो सकता है या फिर सेंट्रल लाइन जो सक्शनिंग है उससे कनेक्ट करके मोशन द कैथेटर स्टेराइल सलाइन। अब कैथेटर को एक सलाइन रहता है उसमें भी डाला जाता है ताकि वो मॉइस्ट हो जाए। और इसके बाद जेंटली इंसर्ट कैथेटर थ्रू द क्लाइंट नोस्ट्रिल, अगर नोज वाला है तो नोस्ट्रिल में करेंगे, नहीं तो ट्रैकिया में करेंगे। इंसर्ट द कैथेटर डाउन द ट्रैकिया, अगर नोज से कर रहे हैं तो इस तरह से डालना है पाइप को कि वो ट्रैकिया तक जाए। और बेइंग सक्शनिंग फॉर अबाउट 10 से 15 मिनट। इस सक्शनिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि 10 से 15 सेकेंड से आप ज़्यादा नहीं रख सकते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। इंटायर प्रोसेस एंट्री सक्शनिंग विड्रावल 10 से 15 मिनट रखिएगा और इसके बाद आपको खींचना होगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्या बोलता है कि विड्रॉ द कैथेटर फैमिली रैपिडली रोटेटिंग मैनर विल सक्शनिंग कंटिन्यू। सिंपल सा आपको दिखाती हूँ। जब भी आप सक्शनिंग करोगे तो इसमें प्रेशर होता है, तो आप अगर नोज या फिर माउथ के थ्रू डालें तो रोटेटिंग मैनर में आपको करते रहना है और 10 से 15 सेकेंड में इसे निकालते रहना है, नहीं तो इंजरी हो सकता है या फिर हाइपोक्सिया ये सब या फिर बहुत सारी कंडीशन हो जाती है। तो हमें ये टाइम का ध्यान रखना है और रोटेटिंग मैनर में करते रहना है ताकि पूरा एयरवे जो है वो सारा क्लीन हो। रिपीट सक्शनिंग अंटिल नो म्यूकस रिटर्न, मतलब 10 से 15 सेकंड के बाद आप हटा रहे हैं। फिर स्टेराइल में वाटर में आपको वो जो स्टेराइल सलाइन होता है वहाँ पे उसमें डालना होता है। तो जब तक ख़त्म ना हो तब तक आपको बार बार करना है। गिव द क्लाइंट टाइम टू रेस्ट एंड ब्रीथ नॉर्मली बिटवीन द सक्शनिंग। सक्शनिंग कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट के बाद हटाना है और उस टाइम पे उसको रेस्ट भी देना है ताकि वो अच्छे से ब्रीथ ले सके। फ्लश द कैथेटर विथ स्टेराइल नॉर्मल सलाइन बिटवीन सक्शनिंग। जैसा कि मैं आपको बताई कि 10 से 15 सेकंड आप जो है वो रोटेटिंग मैनर में करोगे तो उसके बाद जब निकालोगे तो उसे नॉर्मल सलाइन में डालना होता है। अब ये तो नॉर्मल सी चीज़ें थी। सक्शन का प्रेशर, जैसा कि मैं आपको बताई कि निगेटिव प्रेशर लगता है तो वो प्रेशर आपको अलग अलग में अलग ध्यान देना होता है और नर्सेस को सेट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ये वाला मशीन है तो इससे प्रेशर सेट होता है और इस पे आपको शो होगा, आप बटन एक कीजिएगा। एडल्ट के लिए 10 से 120 mmHg होना चाहिए। नॉर्सेट में भी कई बार क्वेश्चन आया है और आपके एग्जाम में MCQ आता है यूनिवर्सिटी में तो आप पूछ सकता है। चाइल्ड के लिए 20 कम कर दीजिए और इन्फेंट के लिए और 20 कम कर दीजिए और प्री नेटल के लिए और 20 कम कर दीजिए और इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर ये वाला हुआ हमारे पास सेंट्रल वाल तो यहाँ से ये जो प्रेशर यहाँ से प्रेशर और ये ऊपर दिखेगा कि कितना पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से प्रेशर का भी ध्यान रखना। अब जो कैथेटर ट्यूब का जो मैं साइज़ बताई थी वो अलग अलग होता है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रख लीजिएगा। अपने से ट्रिक बना लीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 5 फ्रेंच का जो होता है वो ग्रे होता है और 6 फ्रेंच का लाइट ग्रीन, 8 फ्रेंच का ब्लू, 2 बढ़ते जाइए और इस तरह से ये एक बार आप ओवरव्यू कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं आप अलग अलग कैथेटर का साइजिंग कैसे होता है और इसे ही सक्शनिंग मशीन से कनेक्ट किया जाता है और इसका एक ओपनिंग जो है वो माउथ या फिर ट्रैकिया में डाला जाता है।
अब कभी भी अगर एग्ज़ाम में आता है तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सारा चीज़ें जानते हुए भी आपको लिखना होगा। सब चीज़ हम लोग जान गए कि सक्शनिंग है क्या, नेगेटिव प्रेशर के थ्रू कैसे माउथ से सिक्रेशन को निकाला जा रहा है ताकि एयरवे क्लियर हो। प्रोसीजर क्या था कि हमें 10 से 15 मिनट तक ही उसे रखना है, रोटेटिंग मैनर में करना है और नॉर्मल सलाइन में उसे डालते रहना है, इस तरह से। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि बिफोर सक्शन ऑब्टेन अ वाइटल साइन, सक्शन से पहले आपको वाइटल साइन ले लेना है, और हाइपर ऑक्सीजनेटेड बिफोर द और आफ्टर ऑफ पेशेंट, ऑक्सीजनेट भी करना होता है क्योंकि वो सक्शनिंग से कई बार ऑक्सीजन की कमी पेशेंट में देखने को मिलती है, तो आपको ऑक्सीजनेटेड भी करना होगा सक्शनिंग एंड सक्शनिंग के बाद। डू नॉट सक्शन फॉर मोर 10 से 15 सेकेंड, जैसा कि मैं आपको बताई कि एक बार में 10 से 15 सेकेंड ही रखना है और उसे खींचते रहना है। तो ये चीज़ें थी। आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि जब तक एयरवे क्लियर ना हो तब तक हमें करनी है। तो और हमें हमेशा अगर ट्रैकियोस्टॉमी के थ्रू सक्शनिंग कर रहे हैं तो वहाँ से इन्फेक्शन से बचाना, तो ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिएगा। तो हम लोगों का सक्शनिंग कंप्लीट होता है। एग्ज़ाम में आए तो आप मेरा नोट्स हूबहू छाप सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। कई लोगों ने हमसे पूछा है कि दीदी क्या ये हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है। आप पूरा सिलेबस जान रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान रहे हो, और ये भी आप जान लेना कि आपके सिलेबस से कभी आउट क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आउट आता है तो उसके लिए केस होती है और उस क्वेश्चन के लिए फ्री में मार्क्स मिल जाता है। तो आपको बस आपका सिलेबस पढ़िए, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको बस वीडियो देखना है। नेक्स्ट आता है हमारा चेस्ट फिजियोथेरेपी। बहुत सारे है तो अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखते हैं पहले चेस्ट फिजियोथेरेपी, जिसमें परक्यूशन, वाइब्रेशन एंड पोस्टरल ड्रेनेज हमें देख। चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या है? इसको सीपीटी टेक्निक भी बोलते हैं। इसको भी यूज किया जाता है जो सिक्रीशन म्यूकस ये सब है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में मतलब अगर वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो उसको मोबिलाइज हटाने के लिए, उसको सीक्रेट आउट करने के लिए ही चेस्ट फिजियोथेरेपी दिया जाता है। ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हॉस्पिटल में रहते हैं, लेकिन आपको भी जानना ज़रूरी है। परफॉर्म करना पड़ सकता है क्योंकि आप हर समय पेशेंट के साथ रहते हैं और आपके सिलेबस में भी है, तो एग्ज़ाम में भी आ सकता है। टू हेल्प क्या पर्पस है? तो ये मतलब कि अगर ये उनका एयरवे अच्छा रहेगा जिसके कारण वो पेशेंट जो है फ्रीली ब्रीदिंग कर सकते हैं, ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। अगर एयरवे क्लियर रहता है, इससे सिक्रीशन ही आउट होता है, एयरवे क्लियर रहेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले पाइएगा या फिर पेशेंट ले पाता है। और प्रमोट एक्सपेंशन ऑफ लंग, जितना एयर जाएगा एक्सपेंड भी होगा लंग। और इसके बाद रेस्पिरेटरी मसल भी स्ट्रेंथ होती है जब चेस्ट फिजियोथेरेपी दिया जाता है। तो टू एलिमिनेट सिक्रेशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इस मेन सबसे बड़ा फंक्शन पर्पस इसका यही होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई सिक्रीशन हो म्यूकस ये सब का तो उसे हटाना। इंडिकेशन क्या है? किनको हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं? जो कि अपने से कफ को क्लियर नहीं कर सकते। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट को देते हैं। ब्रोंकी एक्टेसिस, ये क्या होता है कि डैमेज वाइड एयरवे डिफ़िकल्ट क्लियर, मतलब कि आपका जो एयरवे, ये ट्रैकिया जो है ये डैमेज हो जाता है जिसके कारण डिफ़िकल्टी होती है क्लियर करने में। नेक्स्ट आता है एटलेक्टेसिस। इसमें लंग्स कोलैप्स हो जाता है जिसके कारण सिक्रेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उन पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देना पड़ता है। लंग अपसेस के कारण, लंग्स अपसेस जिनमें हो, पस का फॉर्मेशन हो जाए तो भी देना पड़ता है। न्यूमोनिया वाले पेशेंट को भी चेस्ट फिजियोथेरेपी दिया जाता है। तो ये नॉर्मल सा इंडिकेशन था। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे नॉर्सेट में क्वेश्चन आया है कि क्या इंक्रीज जिनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उनको हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, उससे उनको और प्रॉब्लम, हार्निएशन, ये सब का प्रॉब्लम हो सकता है, तो कभी नहीं देते। नेक इंजरी है उनको भी नहीं देते क्योंकि उनको डिस्कम्फर्ट होगा। अगर हीमोपेटाइसिस, मतलब कि अगर म्यूकस में ब्लड आ रहा है तो उनको भी नहीं देंगे क्योंकि उनका पहले से ही इंजरी कहीं पे हो चुका है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और आप चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे तो और कंडीशन ख़राब हो सकता है। या फिर एक्टिव हेमरेज, मतलब देखने हेमरेज भी वही, ब्लीडिंग अगर हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो कभी नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है रिसेंट स्पाइनल इंजरी है तब भी नहीं देंगे, रिब फ्रैक्चर हो तब भी नहीं देंगे क्योंकि इसमें आप मैकेनिकल उस पर जोर डालिएगा और प्रॉब्लम हो सकती है। थोरेसिक सर्जरी में भी चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं दिया जाता। अब जो टेक्निक था, हमें चेस्ट पर परक्यूशन, वाइब्रेशन और पोस्टल ड्रेनेज एक एक करके हम लोग देखते हैं।
चेस्ट फिजियोथेरेपी का परक्यूशन टेक्निक क्या है, तो ये जो है स्ट्राइकिंग द चेस्ट वॉल ओवर द एरिया ऑफ बीइंग ड्रेन, उसके स्ट्राइक उसके ऊपर किया जाना। कैसे स्ट्राइक किया जाता है, तो कप से पाम को अपना कप से बनाइए जिसके कारण पल्मोनरी सेक्रेशन लूज होता है। ये पेशेंट है, आपको ये कप से बनाना है और ऐसे ऐसे स्ट्राइक करना होता है। इस तरह से आप कीजिएगा, इधर इधर भी करना होता है और इसी को परक्यूशन बोलते हैं। पोजीशन इसमें जो है वो सुपाइन या फिर प्रोन या फिर ऐसा पोजीशन देना है जिसमें कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। लेटरल भी देखिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ईच एरिया जो है वो कितना देर तक परक्यूस्ट करना है, कितना देर तक इस तरह से स्ट्राइक करना है, तो 30 से 60 सेकेंड ही। और एक दिन में बहुत टाइम देना पड़ता है इतना इतना टाइम के लिए। तो ये परक्यूशन था जिसमें कप से बना के हमें स्ट्राइक करना था। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या होता है कि ये परफॉर्म आइदर मैकेनिकली एंड मैनुअली। मैनुअली आप कम देखे होंगे, हॉस्पिटल जो गए होंगे मैकेनिकली आप देखे होंगे कि आता है एक मशीन ही जिसके ऊपर से ऐसे ऐसे वाइब्रेशन दिया जाता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी के पास वो हमेशा रहता है। मैनुअल के लिए आपको ध्यान रखना है कि पर्सन परफॉर्म द वाइब्रेशन, जैसे मैकेनिकल तो मशीन कर देगा, मैनुअल कैसे किया जाता है, तो पर्सन परफॉर्मिंग द वाइब्रेशन प्लेस इज हैंड अगेंस्ट द पेशेंट चेस्ट, क्रिएट वाइब्रेशन क्विकली, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन आर्म एंड हैंड शोल्डर मसल। कुछ नहीं आपको ध्यान देना है। इसमें तो आप इस तरह से कर रहे थे, लेकिन जो उतना भी कैपेबल नहीं है, आपका भार नहीं सह सकता, उनमें वाइब्रेशन दिया जाता है। इस तरह से करके इनमें ऐसे ऐसे ये प्रेस किया जाता है चेस्ट के पास, जिससे कि लूज होती है सिक्रेशन और आउट होता है। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर जो है रिपीट करना है सेवरल टाइम जब तक कि उसका एयरवे क्लियर ना हो। नेक्स्ट हम लोग पोस्टरल ड्रेनेज देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये 2 मार्क्स में स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो एक बार देखते हैं कि पोस्टरल ड्रेनेज जो है ड्रेनेज ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम लंग सेगमेंट ग्रेविटी यूटिलाइजिंग स्पेसिफिक पोजीशन टेक्निक। इसमें पोजीशन का ध्यान रखा जाता है और जैसे कि ऐसा दिया जाता है कि जहाँ पे सिक्रीशन हो वो ग्रेविटी उसको खींचे और वो सिक्रीशन आउट हो सके रेस्पिरेटरी ट्रैक से। कौन कौन सी इक्विपमेंट इसमें लगती है, तो 3 से 4 पिलो लग सकता है जो कि पेशेंट को अगर बैठाना है तो उसके पीछे रखना है, आगे रखना है, उनके एब्डोमेन के पास रखना है, तो पिलो की रिक्वायरमेंट होती है। और स्पूटम कप होना चाहिए कि स्पूटम आए तो उसमें जा सके टिश्यू पेपर वाइप करने के लिए, और स्पूटम मेजरिंग ग्लास भी रखना है मेजर करने के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि इम्पैटी मतलब अगर किसी को पोस्टरल ड्रेनेज दिया जा रहा है तो खाना खाने से पहले या फिर स्टमक खाली होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको हेमोपेटाइसिस हो, जिनके कफ में स्पूटम में ब्लड दिख रहा हो, उनको कभी नहीं ये जो पोस्टरल ड्रेनेज है नहीं करवाना होता है। प्रोसीजर मेन ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, एक्सप्लेन, और ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि क्या पर्पस है, क्यों उनको पोस्टल ड्रेनेज दे रहे हैं, वो आपको बता देना है। लोकेट अफेक्ट लंग विथ हेल्प एक्सरे अस्कल्टेट एंड परक्यूशन। मेन यही ध्यान देना होता है कि इसमें सारे सेगमेंट से, ये सेगमेंट क्या है बहुत अच्छे से मैं एनाटॉमी में पढ़ा चुकी हूँ, नहीं देखें आपका एग्जाम भी अगर हो गया उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि हर जगह पे ये काम आएगा। हमारे लेफ्ट एंड राइट जो लंग्स है, राइट में हमारा 3 लोब होता है और लेफ्ट में 2 लोब होता है और हर एक में 10 सेगमेंट होती है। तो सेगमेंट से सिक्रेशन को निकालने के लिए पोस्टरल ड्रेनेज दिया जाता है अलग अलग पोजीशन के थ्रू, अलग अलग, जैसे हर एक सेगमेंट के लिए अलग पोजीशन होता है और उस पोजीशन देके वो ग्रेविटी खींचती है, सिक्रेशन को आउट किया जाता है। तो अब ये जो 10 सेगमेंट है, वैसे अगर आप एनाटॉमी का मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, या फिर नॉर्मली पता हो तो ठीक है, नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मेन तो इसमें ये है कि अलग अलग सेगमेंट में तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए एक एक्सरे करवाना पड़ता है और जिस सेगमेंट में सिक्रेशन है जमा वो पता चलता है। तो इसीलिए लोकेट अफेक्टेड लंग है एक्सरे, अस्कल्टेट एंड अस्कल्टेशन से भी पता चल सकता है, परक्यूशन से भी पता चल सकता है, या फिर एक्सरे से। और कहाँ पे है वो पहले पता कर लीजिए, इसके बाद पोजीशन देना है। एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर बिफोर प्रोसीजर। ब्रोंकोडायलेटर जो मेडिसिन होती है, आगे आप फार्माकोलॉजी में पढ़िएगा, तो उसे भी देना पड़ता है प्रोसीजर से पहले, ताकि जितना
कस जो है वो डायलेट, ब्रोंकियल जो है वो डायलेट रहेगा तो सिक्रीशन अच्छे से आ पाएगा। गिव स्टीम इन्हीलेशन, स्टीम इन्हीलेशन भी दे सकते हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग डॉक्टर का ऑर्डर होना चाहिए। पोजीशन पेशेंट अकॉर्डिंग टू लंग सेगमेंट टू बी ड्रेन, मेन यही है कि एक्सरे सबसे पता चला और पोस्टरल ड्रेनेज में अलग अलग पोस्चर देना होता है। आप बोलिएगा कि दीदी अब पोस्चर दिखाई नहीं तो पोस्टरल ड्रेनेज का क्या मतलब, तो एक बार मैं फिगर दिखा देती हूँ, वैसे इतना भी एग्जाम में लिखिएगा तो आपको चल जाएगा। जिनके पास आई क्लेमेट का बुक होगा ये फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो पोजिशनिंग का यही ध्यान रखना होता है। देखिए अलग अलग पिलो यूज किया गया है, ये हमारा लंग्स है। और अगर राइट, यहाँ पे आप देखिए, अगर राइट अपर लोब में सिक्रीशन अगर एक्सरे से पता चला है तो ये वाला पोजीशन देंगे। अगर अपाइकल सेगमेंट जो लेफ्ट अपर लोब का है, अलग अलग सेगमेंट आपको इसलिए पढ़ना जरूरी है, तो ऐसा पोजीशन देते हैं। देखिए अगर इस तरह से तो ग्रेविटी के कारण ही आ जाता है, इसी को पोस्टल ड्रेनेज बोलते हैं। इसके बाद अगर राइट लोब में जो राइट मिडल लोब है, हमारे राइट लंग में 3 लोब होते हैं, तो एक अपर, एक मिडल और एक लोअर। तो अगर राइट मिडल लोब में है तो ऐसा पोजीशन देंगे ताकि सिक्रेशन आउट हो सके। अगर ये इन्फीरियर सेगमेंटल लेफ्ट अपर लोब में है, लोब अगर आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा सेगमेंटेशन, तो ऐसा पोजीशन देते हैं। वही अगर राइट जो लंग्स है उसके लोअर लोब में है तो इस तरह से जो है वो पोजीशन देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना फुट जो है एलिवेटेड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और फिर अगर लेफ्ट लोअर वाले लोब में है तो इस तरह से 50 सेंटीमीटर जो उसका फुट एलिवेट होना चाहिए, हेड नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से पोजीशनिंग, बस पोजीशनिंग का ही ध्यान रखना होता है। कई बार फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ऐसे अगर बैठा तो पीछे से परक्यूशन भी इसके साथ कर लेते हैं। तो ये रहा। एक और आपको आई क्लेमेट के बुक में फिगर देखने को मिलेगा जो अलग अलग सेगमेंट के लिए इस तरह से पोजीशन दिया हुआ है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर आई क्लेमेट का बुक होगा तो आप देख लीजिएगा। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें पोस्टरल ड्रेनेज हुआ हमारा। ज़्यादातर इसे फिजियोथेरेपिस्ट ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर कई बार नहीं रहे तो हम लोग हमेशा पेशेंट के साथ रहते हैं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए करने के लिए। तो ये नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पोस्टरल ड्रेनेज, जो भी चेस्ट फिजियोथेरेपी था हमारा खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने मेन डिस्कस किया कि क्या परक्यूशन होता है, वाइब्रेशन कैसे होता है, पोस्टरल ड्रेनेज कैसे होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केयर ऑफ चेस्ट ड्रेनेज प्रिंसिपल पर्पस। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड मस्त टॉपिक है एग्जाम के लिए, या फिर इससे कई बार नॉट में क्वेश्चन आया। तो चलिए देखते हैं। सो ये चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज जो है, इसका केयर देखना है। सबसे पहले देख लेते हैं होता कैसे कैसे, इसके बाद देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी केयर के लिए। तो इसको वाटर सील ड्रेनेज भी बोलते हैं। इसका सिस्टम अगर आप कोई हॉस्पिटल में गए होंगे तो इस तरह से जो देखे होंगे, ये वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है। ये कई तरह के 1 या फिर 2 या फिर 3, ये 3 वाला 3 बॉटल वाला है। ज़्यादातर एडवांस फॉर्म में इसी को यूज़ किया जा रहा है। सो पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। वेन ये कब किया जाता है, जब प्लूरल जो स्पेस है हमारा, ये सारा हम लोग एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं कि ये हमारा लंग्स है, इसके ऊपर वाले जो प्लूरा होता है, ये पेराइटल और विसरल, इसके बीच में जो स्पेस है उसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं। और इसमें कुछ ऐसे ही फ्लूइड रहता है, लेकिन अगर इसमें एयर या फिर ज़्यादा फ्लूइड ये यहाँ पे आ जाए तो हमें ये चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के थ्रू इसको निकालने के लिए ये परफॉर्म किया जाता है। अगर जैसे कि ये जो प्लूरल स्पेस है उसमें एयर या फिर फ्लूइड अगर इंटर किसी तरह से कर जाए तो इस प्रेशर कॉज करेगा। जब इसमें अगर कोई चीज़ आ जाएगी तो प्रेशर तो देगा ही, जिसके कारण लंग्स कोलैप्स हो सकता है, सिकुड़ सकता है। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को डाल के इस एयर और फ्लूइड को निकालना ही चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कहा जाता है। इसी को वाटर सील ड्रेनेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि किस यूज या इंडिकेशन आपको लिखना है कि किनको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज देंगे। तो जिनको प्लूरल इफ्यूजन, ये जो प्लूरल स्पेस में ज़्यादा फ्लूइड का हो जाना उसको हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, तो उनको दिया जाता है ताकि फ्लूइड निकाल सके। नेक्स्ट न्यूमोथॉरेक्स। न्यूमोथॉरेक्स क्या है कि अगर एयर फिल्ड हो जाए तो उस कंडीशन प्लूरल स्पेस में, तो उस कंडीशन को न्यूमोथॉरेक्स बोलते हैं। हीमोथॉरेक्स जिनको हुआ है कि इसमें अगर ब्लड किसी तरह से अगर चल जाए तो वो उसको हम लोग हीमोथॉरेक्स बोलेंगे। इम्फाइसीमा, अगर ये प्लूरल स्पेस में पस का फॉर्मेशन हो जाए तो इम्फाइसीमा बोलते हैं। उनको भी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से उस पस को निकाला जाता है। काइलोथॉरेक्स, काइलो का मतलब है लिम्फ, तो अगर लिम्फ अगर प्लूरल स्पेस में इकट्ठा हो जाए तो उसको निकालना पड़ता है। तो ये सारे इंडिकेशन हो गए। इक्विपमेंट क्या चाहिए, तो चेस्ट ट्यूब चाहिए। एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि कई बार नॉट सेट में क्वेश्चन आया है।
तो देखिए जो ट्यूब डाला जाता है ये प्लूरल स्पेस में, उस ट्यूब को ट्रोकार या फिर ब्लू कैथेटर बोलते हैं, जो कि इसका अलग अलग साइज एप्रोप्रिएट साइज में लेना पड़ता है। ये है ट्रोकार ट्यूब, जो कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में काम में लिया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है वाई कनेक्टर होना चाहिए और एक हेलमिस वाल्व होना चाहिए। वाई कनेक्टर क्या होता है, जब अगर दोनों जो प्लूरल स्पेस है उसमें अगर हो जाए किसी तरह, मतलब ये सारे एयर या फिर फ्लूइड अगर आ जाए, तो उस दोनों दोनों तरफ ट्यूब लगाया जाएगा और इस वाई कनेक्टर से जोड़ के फिर उस सिस्टम में लगाया जाएगा। जैसे एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले कनेक्शन में दोनों तरफ से पहले इस ट्यूब को डाला जाएगा, ये वाला ट्यूब को दोनों में, और इससे कनेक्ट वाई कनेक्टर दोनों में रहा तो इसका यूज करेंगे। इस तरह से किया जाता है। और भी फिगर दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर होगा। ये हेलमिस वाल्व क्या होता है, आप यहाँ पे मैं आपको दिखा, ये हेलमिस वाल्व होता है जो कि इस कैथेटर में लगेगा। इसका क्या काम होता है कि हेलमिस वाल्व जो है, यहाँ पे आप अगर अच्छे से देख पा रहे हो, सॉरी, तो ये ऐसी वाल्व है जिसमें वन वे कि सिर्फ चेस्ट से सिक्रेशन वो आगे की ओर जाएगा सिस्टम की ओर, और इस कभी भी वो सिक्रेशन दोबारा चेस्ट में ना जाए। हेलमिस वाल्व का ये होता है। जैसे हम लोग हार्ट का जो वाल्व होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर या फिर जो भी, तो वो वन वे होता है, जिससे कि जैसे ये सिर्फ इधर आएगा और ये फिर बंद हो जाएगा ताकि ऊपर की ना वो ना जाए। तो हेलमिस वाल्व में यही आपको ध्यान देखना है कि वन वे वाल्व होता है, जिसके कारण सिक्रेशन दोबारा ना जा पाए। लोकल एनेस्थेसिया चाहिए जिनको, या फिर लिग्नोकेन, ये 1 से 2%, ताकि उनको पेन ना हो वो ट्यूब इंसर्ट कर। तो एंटीसेप्टिक बेटाडीन होना चाहिए ताकि सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, तो ये इन्फेक्शन से बचा सके। एक बार पहले आप अच्छे से देखो, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। 100 सीसी का स्टेराइल वाटर या बॉटल होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ताकि अगर दोनों तरफ हो और अगर कभी ट्यूब निकल जाए तो इसमें स्टेराइल वाटर में डालना होता है। चेस्ट ट्यूब सिस्टम होना चाहिए, जो कि मैं आपको दिखाई, जो 3 वे था वो वाला सिस्टम होना चाहिए, ये वाला सिस्टम होना चाहिए। और इसके बाद जो है वो सक्शन सिस्टम होना चाहिए। वो सक्शन चाहे मशीन हो या फिर लाइन हो, ताकि एक जो है यहाँ पे ट्यूब से कनेक्ट रहता है और एक सक्शन से कनेक्ट रहता है। आपको आगे इस प्रोसीजर में और अच्छे समझ में आएगा। वैसलीन गॉज होना चाहिए, ताकि अगर कभी निकल जाए ट्यूब तो वो वहाँ पे चिपकाने के लिए चेस्ट के पास। गॉज पैड होना चाहिए। स्काल्पेल एंड सुचरिंग किट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये सर्जिकल प्रोसीजर है, इस तरह से स्काल्पेल सुचरिंग होता है, तो वो होना चाहिए। डॉक्टर क्रिएट करेंगे पहले ओपनिंग, तभी तो हो पाएगा। स्टेराइल ग्लव्स होना चाहिए। चेस्ट ट्यूब कैथेटर का साइज आपको याद रखना होगा, कई बार नॉर्थ साइड में पूछा है। तो 28 से, ये जो ट्यूब है इसका अलग अलग साइज होता है, तो 28 से 32 फ्रेंच जो है एडल्ट के लिए, 12 से 14 न्यू बॉर्न के लिए, और 18 से जो है वो चाइल्ड के लिए। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक है कि चेस्ट ट्यूब कैथेटर इंसर्ट अप टू 2.5 से 5 सेंटीमीटर। ये जो चेस्ट प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल कैविटी है, तो अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा जो आया वाल आया, इससे अंदर कितना आपको ट्यूब को इंसर्ट करना है, तो 2.5 से 5 सेंटीमीटर। चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड एक्जिलरी लाइन, ये क्या होता है, यहाँ पे देखो एनाटॉमी में पढ़ाई थी कि ये, जिनको लगता है, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि दीदी इतना हाई हाई आप पढ़ाए हैं, हमें इतना नहीं ज़रूरत होता है। तो जो भी आप हो, एग्ज़ाम के लिए ही आप नहीं पढ़ रहे हो, अपना बेसिक नॉलेज के लिए अगर आपको ये सब करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि मिड एक्जिलरी लाइन कहाँ होता है। तो ये जो है वो मिड एक्जिलरी लाइन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ओपनिंग क्रिएट किया जाता है। तो अगर ईयर हो, यानी कि न्यूमोथॉरेक्स अगर प्लूरल कैविटी में हो, तो 2 से 3 जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे करते हैं। इंटरकोस्टल स्पेस किसको बोलते हैं, ये 2 रिब्स के बीच में जो ये स्पेस है वो इंटरकोस्टल स्पेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 3 वाला में अगर ईयर हो तो, और अगर फ्लूइड भरा हो जैसे कि काइलोथॉरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन, हिमोथॉरेक्स हो, तो 8 से 9। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंपल सा याद कैसे आप रख सकते हैं कि जब भी ईयर होता है तो ऊपर की ओर होता है और फ्लूइड नीचे की ओर चला जाता है। तो फ्लूइड नीचे की ओर इकट्ठा रहता है प्लूरल स्पेस में, और ईयर ऊपर की ओर। तो ऊपर ईयर के लिए ऊपर लगाएंगे और फ्लूइड के लिए 8 से 9 इंटरकोस्टल स्पेस में लगाएंगे। लेकिन मोस्ट कॉमन होता है 4th एंड 5th जो इंटरकोस्टल स्पेस है, ज़्यादातर बीच में किया जाता है। क्यों, ऑपरेटिव या ट्रॉमा वाले लोगों के वहाँ पे अगर लंग से सबका अगर सर्जरी हुआ हो तो वहाँ पे कलेक्शन हो जाता है ड्रेनेज। तो बहुत बार ये ट्रॉमेटिक पेशेंट या
पोस्ट ऑपरेटिव के बाद एक परफॉर्म करना होता है, तो ज़्यादा 4 से 5 यूज किया जाता है। और ये स्पेसिफिक चीज़ें जो एग्जाम में आए आपको ध्यान रखना है। और याद रख सकते हो कि एयर ऊपर रहता है और फ्लूइड नीचे रहता है। तो अभी तक तो आप ये समझ गए कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ये आप आई क्लेमेट का बुक होगा तो उसमें आप फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ट्रोकार्ड ट्यूब जो है वो डाला हुआ है, उसमें है 1 वे 2 वे। तो 1 वे अगर रहे तो सिर्फ वाटर वाला बॉटल, सक्शन वाला बॉटल रहता है। 2 वे रहे तो इसमें आपको मे भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार मैं आपको समझाती हूँ। वो जो मैं आपको सिस्टम दिखाई थी वो ऐसा नहीं है कि ऐसा बोतल नहीं दिखेगा, वो सिस्टम की तरह ही दिखेगा। अब समझना ज़रूरी ये हो जाता है कि उसमें रहता क्या है। तो उसमें 3 बॉटल रहती है, जिसमें एक सक्शन कंट्रोल बॉटल रहता है, जो कि सक्शन जो मशीन दिखाई थी वो उससे कनेक्ट रहता है, ये सक्शन को कंट्रोल करता है। एक बॉटल जो रहता है वो ड्रेनेज बॉटल रहता है, 3 वे जब सिस्टम हो तो ड्रेनेज बॉटल में क्या आएगा, जो ट्यूब हम लोग ट्रोकार्ड ट्यूब पेशेंट में डाले हैं उसके थ्रू इसमें सिक्रीशन उसका आ रहा है, जो भी एयर हो, फ्लूइड हो, ब्लड हो, जो सारी चीज़ें इसमें आएगी। अब ये कि यहाँ पे वाटर सील बॉटल भी इसमें कनेक्ट होता है। इसका क्या काम होता है? इसका सिंपल सा काम होता है वो चेक करते रहने के लिए कि अगर इसमें आ रहा हो तो किस तरह से ये फ्लक्चुएट करता है, जो कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको बताऊंगी। तो ये 3 बॉटल सिस्टम में एक तो चेस्ट ड्रेनेज बॉटल रहेगा, एक में वाटर भरा रहता है जिसको वाटर सील बॉटल रहता है और इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। और एक सक्शन कंट्रोल जो कि सक्शन से जुड़ा होता है और ये प्रेशर कंट्रोल करने का काम करता है। और ये बॉटल को हमेशा चेक करते रहना पड़ता है क्योंकि बबलिंग ये सब इसमें होती है, जो कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताती हूँ। तो आई क्लेमेट के बुक में आप कंफ्यूज इसलिए हो जाइएगा, एक बार बता देती हूँ। सो ये वे वाला जो सिस्टम है वो एडवांस फॉर्म में अब आया है, लेकिन पहले 1 वे या फिर 2 वे ही यूज होता था। तो इसमें दिया है कि कभी कभी 1 सिस्टम ही रहती है, तो 1 सिस्टम में पहले सिर्फ कैथेटर को इससे कनेक्ट करेगा, इसी में जो है वो सिक्रीशन आ जाएगा। अगर 2 वे सिस्टम अगर यूज करना हो चेस्ट ड्रेनेज के लिए तो उसमें एक वाटर वाला ऐड रहता है। और अब एडवांस फॉर्म में 3 जो है वो एक ऐसा बॉटल रहता है इसके अंदर, जिसको सक्शन जो वहाँ पे प्रेशर जो रहती है, निगेटिव प्रेशर, चाहे वो मशीन हो या फिर सेंट्रल लाइन हो, उससे भी कनेक्ट किया जाता है। तो ये बस आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सही बता रही हूँ, वाटर सील ड्रेनेज या चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इतना इंपॉर्टेंट है अभी से नॉर्सेट के लिए। बस अगर आप इसको समझ लेते हो तो आज ही आपका क्लियर हो जाएगा। नॉर्सेट के लिए भी बस यही कॉन्सेप्ट, अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे ना तो इतना अच्छे से कहीं नहीं बताया है। मैं खुद का अपना बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुद मेहनत लगती है सारा कॉन्सेप्ट को खुद समझ के आपको समझाने में। तो आप इसे बस अच्छे से पढ़ो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे लिए भी मोटिवेशन कुछ होना चाहिए, इतना मेहनत करती हूँ। तो ये वाटर सील बॉटल सिस्टम में आपको मिलेगा कि हाँ 3 वे सिस्टम होता है। अब आई क्लेमेट में 1 बॉटल 2 बॉटल ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में तो हमको जानना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करती हूँ। सो खैर वो तो बात की बात है, हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में बस आपको इतना उसको हमेशा मॉनिटर करते रहना है और अलग अलग बॉटल में किस तरह से क्या आ रहा है वो चेक करते रहना है। तो बबलिंग होती है, ये जो 3 वे है, तो ये जो एक तो कैथेटर जुड़ा हुआ है और एक में वाटर है और एक में सक्शनिंग से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है, और एक बात और, ये जो प्रेशर चेम्बर है ना, ये प्रेशर भी आपको उसी तरह से सेट करना होता है जैसे कि मैं आपको बताई थी कि एडल्ट में 18 से 100, तो उस तरह से प्रेशर सेट करना होता है, इसलिए ये प्रेशर सक्शनिंग कंट्रोल से बॉटल रहता है। तो अब हम देख रहे हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से नॉर्सेट में क्वेश्चन आया था कि बबलिंग अगर नॉर्मल, ऐसे बबलिंग होना नॉर्मल है कि इसमें फ्लूइड आ रहा है तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट है, तो आपको ये वाला में बबलिंग देखने को मिलेगा इन सारी चीज़ों में। तो अगर ये वाटर सील जो चैम्बर है उसमें अगर बबलिंग हो रही है, इंटरमिटेंट होता है, रुक रुक के बबलिंग होता है, इस तरह से बुलबुला आपको देखने को मिलेगा, तो ये नॉर्मल है। अगर ये ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, जो आगे देखेंगे आपको क्या करना है। कंटिन्यूस बबलिंग अगर प्रेशर चेम्बर में हो रही है इसमें, तो ये नॉर्मल है, दोनों में होता रहेगा, इसमें इंटरमीडिएट रुक रुक के और इसमें कंटिन्यूस होते रहता है। कंटिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील इंडिकेट लीकेज। अभी ये एबनॉर्मल कंडीशन, ये तो नॉर्मल था, एबनॉर्मल में क्या होगा कि अगर वाटर सील में जो ये बॉटल है इसमें वाटर जो रहता है, अगर उसमें कंटिन्यूस रुक रुक के होना चाहिए, अगर कंटिन्यूस हो रहा है तो ये लीकेज को बता रहा है, तो आपको इमीडिएट फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। इस कंडीशन में कभी भी ट्यूब जो ये ट्रोकार्ड ट्यूब है उसको क्लैंप आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कहीं पे लीकेज है तो सीधा एयर चला जाएगा उस फिर से
प्लूरल स्पेस में, तो कभी भी क्लैंप नहीं करना होता है। इस दिस कंडीशन अगर आप क्लैंप करते हो तो एक्युमुलेशन हो सकता है प्लूरल स्पेस में एयर, जिसको हम लोग न्यूमोथॉरक्स बोलते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर बबलिंग हो ही नहीं रही हो, रुक रुक के जो वाटर सील चैम्बर में होता था वो हो ही नहीं रहा हो, तो उससे हम लोग तब हम क्लैंप करेंगे ट्यूब को। अगर कंटिन्यूअस हो रहा है तो नहीं करेंगे, अगर हो ही नहीं रहा है तो हमें क्लैम्प करके इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, और आपको कुछ भी नहीं करना। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक तो हमें उस सिस्टम में देखते रहना है कि बबलिंग हो रही है तो कैसी हो रही है, अच्छी या फिर एबनॉर्मल। अब हमें ऑसिलेशन देखना होता है वाटर सील चेम्बर में। ऑसिलेशन होता है ऐसे नॉर्मल। ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि अगर द वाटर ऑफ द चेम्बर विल इंक्रीज ड्यूरिंग इस इंस्पिरेशन। जैसे ये इसमें वाटर है तो अगर सांस लेता है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और अगर सांस छोड़ता है तो ये नीचे की ओर जाता है। ये नॉर्मल सी बात है। अगर इंट्यूबेट अगर पेशेंट हो, सॉरी, जिसमें पेशेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे हो, तो उनमें जो है वो उल्टा बस आपको ध्यान रखना है कि जिसमें पॉजिटिव प्रेशर लग रहा है इसके कारण इंस्पिरेशन होगा तो डिक्रीज होता है और एक्सपिरेशन में इंक्रीज होता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडीशन हो तो इफ़ नो फ्लक्चुएशन, कोई ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा हो, तो ये इंडिकेट करता है कि ट्यूब जो है वो कहीं पे किंकिंग क्लॉगिंग हो गया है, जिस फुल लंग एक्सपेंशन, ये सारी कंडीशन को देखता है तो आपको चेक करना पड़ेगा। थर्ड, आपको क्या ध्यान देना होगा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में? ट्यूब मैनिपुलेशन, ट्यूब का हटना। तो इफ़ ट्यूब डिसकनेक्ट, पुट द एंड ऑफ ट्यूब स्टेराइल वाटर। जैसे हमें एक तो ये जो ट्रॉकार ट्यूब है, एक तो चेस्ट में गया है और एक ये ड्रेनेज बॉटल में है, इधर वाटर है इधर सक्शनिंग कंट्रोल है। तो अगर यहाँ से डिसकनेक्ट हुआ है तो जो मैं आपको बताई थी कि 2 स्टेराइल बॉटल होना चाहिए, तो सीधा आपको स्टेराइल जो नॉर्मल सलाइन, सॉरी नॉर्मल जो सलाइन है उसमें डाल देना है। दोनों तरफ का हो तो इसीलिए 2 नॉर्मल सलाइन का बॉटल रखना पड़ता है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज जिसमें लगी रहती है। और इसके बाद जो है वो सलाइन में डालने के बाद आप ट्यूब को कनेक्ट कर दीजिए और तब इन्फॉर्म कीजिए फिजिशियन को। सिर्फ अगर वाटर जो बबलिंग होता है वो कंटिन्यूअस अगर हो रहा है तभी आपको क्लैंप नहीं करना है। ऐसे आप क्लैंप आपको करना होगा ट्यूब को, इस ट्यूब को क्लैंप कर देना होगा। अगर ट्यूब जो है फॉलिंग आउट, मतलब कि यहाँ से अगर हट गया हो, तो आप क्या कीजिएगा, तब जो है वो 3 साइडेड कवर ऑक्लसिव स्टेराइल ड्राई जो पहले मैं ड्रेसिंग बताई थी उसको चिपका देना है यहाँ पे। और आपको और एक कब चिपकाना है, जब वो एक झेल करता रहे तब, और वो चिपकाने के बाद जो है फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देना है। तुरंत से आप फिजिशियन को बता दीजिए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला तो हम लोग बबलिंग देखें, इसके बाद जो है वो हम लोग ऑसिलेशन देखें, वाटर का नीचे ऊपर होना, और इसके बाद ट्यूब मैनिपुलेशन कहीं कहाँ से वो हटा है तो आपको क्या करना है। अब आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग केयर ही है कि आपको असेसमेंट करते रहना है। क्या असेसमेंट कीजिएगा कि हमेशा एक घंटे में आपको 15 मिनट तक देखना होता है उस ट्यूब को। बहुत ये डेंजरस होता है, इसीलिए बहुत अच्छे से केयर देना होता है। पाल्पेट ट्यूब सराउंडिंग एंड फाइंड कोई तरह का क्रिप्टस एयर, ये सब साउंड ये सब तो नहीं ना सुनाई दे रहा है, ये सब आपको 15 मिनट तक ऑब्जर्व करना है। टैप द ट्यूबिंग कनेक्शन प्रॉपर, कनेक्शन सही से है कि नहीं ये सारा असेस करते रहना है। और कैसा पोजीशन देना है, फॉलर पोजीशन ज़्यादातर दिया जाता है। लेबल कैसा होगा, कीप द सिस्टम क्लोज एंड बिलो चेस्ट। सिस्टम जो है ये सिस्टम को आप देख सकते हो, ये भी यहाँ पे बेड है और नीचे रखा हुआ है, तो चेस्ट लेवल से हमेशा इस सिस्टम को नीचे रखना होता है। और यहाँ पे देखो, आपको लग रहा है कि सिस्टम में दिखता कैसे है, तो यहाँ पे दिखता है कि ड्रेनेज है, यहाँ पे प्रेशर ये सब दिखेगा, और यहाँ पे बुलबुला ये सब दिखते रहता है। बहुत अच्छा रहता है और समझ में भी आता है एक बार आप हॉस्पिटल जाओगे तो। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है कि फ्लूड को लेकर कि स्टेराइल वाटर एट 20 सेंटीमीटर सक्शन कंट्रोल जो चेम्बर है, सक्शन कंट्रोल चेम्बर में स्टेराइल वाटर होना चाहिए इतना सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट आता है ड्रेनेज को लेकर। अगर ड्रेनेज जो है एक्सेसिव क्लाउडी या फिर ब्लडी अगर इस चेम्बर में आ रहा हो, इस वाले में, तो आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। या फिर 100 घंटे में 100 ml से ज़्यादा आ रहा हो तो फिजिशियन को आपको बताना है। मिल्की एंड स्ट्रिपिंग स्ट्रिक्टली अवॉइड। जैसे हम लोग IV कैनुलेशन जब करते हैं तो अगर फ्लूइड ये सब नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम लोग उस ट्यूब को क्लैम्प करते रहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो कभी भी उस जो ट्रॉकार ट्यूब है उसको मिल्किंग, उसे मरोड़ना, ये सब नहीं है। रिमूव कैसे किया जाता है टेप को, तो पेशेंट को सबसे पहले बोलिए, मतलब उनकी कंडीशन ठीक हो, रिमूव करना तो आप कैसे कीजिएगा, तो पेशेंट को आस्क कीजिए, मतलब बोलिए कि अपने ब्रीथ को होल्ड कीजिए और वल्सल्वा मैनर में टेक। ये क्या होता है कि
सबसे पहले डीप ब्रीथ लेगा और एक्सहेल करेगा और अपने आप को वियर डाउन रखेगा। तो ये क्वेश्चन आया था कि अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो वल्सल्वा मैनुअर दे के पोजीशन हम लोग चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूब क्विकली, जैसे ही वो पोजीशन वो लेगा और क्विकली जो है विड्रॉ कर देना है और टाइट ड्रेसिंग प्लेस कर देना है। इस तरह से रिमूव करना होता है ट्यूब को, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज आपको कंफ्यूजिंग में भी लगा होगा, इसमें कुछ नहीं है, एक सिस्टम है, एक ट्यूब को कनेक्ट किया जा रहा है प्लूरल स्पेस से फ्लूइड सबको निकालने के लिए। अब ये जो सिस्टम में एक तो सक्शनिंग ड्रेनेज आ रहा है, एक वाटर है और एक कंट्रोल सेंटर है। अगर टू रहे और वन वे सिस्टम है तो वो चीज़ मैं बता दी, ज़्यादा थ्री वे का ही आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने कनेक्ट किया। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बबलिंग देखना है, वाटर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, ऑसिलेशन ये सब देखना है। और अगर ट्यूब का अगर यहाँ वहाँ से निकलना है तब आपको क्या करना है, कब क्लैम्प करना है कब नहीं करना है। असेसमेंट आपको करते रहना है हमेशा, एक घंटे में 15 मिनट तक आप कीजिएगा और सारी चीज़ों को देखते रहना है, पोजीशन कैसा देना है और आप रिमूव कैसे कीजिएगा। अगर ड्रेनेज कोई ख़राब हो तो फिजिशियन को दीजिए, बस आप इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं और एग्ज़ाम में एक आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसी तरह से आपको लिखना होगा। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीज़ें एग्ज़ाम में कई बार नॉट में भी आया है, तो अभी से ही आप इसका अच्छे से नोट्स बना के रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं छोटा छोटा टॉपिक है पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? इस तरह का डिवाइस आप हॉस्पिटल में देखोगे, इसी को हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, जो फिंगर टिप पे समय लगा के और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल यहाँ पे आप देख सकते हो ये बताता है। और ये यहाँ पे ये हार्ट रेट भी बताता है। तो दो चीज़ों को ये बताता है, जो कि अब ये है क्या, थ्योरी के थ्रू हम लोग देखते। सो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो नॉन इन्वेसिव, कोई भी सर्जरी ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पेनलेस टेस्ट है जो कि मेजर करता है। जो 93% आपको वो दिखा रहा था, इसका नॉर्मल वैल्यू ऐसे 90 से 100 या फिर 95 या 100% होता है, जो कि जो बेसिक नॉलेज में बताई थी वाइट्रासन का उसमें बता चुकी हूँ। क्या क्या किसका नॉर्मल एब नॉर्मल होता है, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। आप मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में, तो उसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, देख लीजिएगा। सो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल ब्लड में कितना जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जा पा रहा है, ये पल्स ऑक्सीमीटर बता देता है। अगर 93% तो कि मतलब पूरा ब्लड में 93% ही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जा रहा है। यह जो है स्मॉल क्लिप लाइक होता है, जो कि हम लोग देखें, इसे अटैच कर दिया जाता है बॉडी पार्ट में, जैसे फिंगर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, टो में भी इसे लगा सकते हैं या फिर ईयर लोब में भी लगा के और ऑक्सीजन का सेचुरेशन हम लोग देख सकते हैं। पर्पस क्या है एंड इसका यूज, तो ये चेक करता है कि हार्ट कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है हमारे बॉडी को। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले पेशेंट में भी इसे यूज करके देखते हैं। अस्थमा के पेशेंट हो, न्यूमोनिया, एनीमिया, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर वाले जो पेशेंट हो, इनमें हमेशा SpO2 का लेवल देखना होता है पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से। हाउ इट वर्क, कैसे ये वर्क करता है, तो इसके अंदर जो है वो इसके अंदर ट्रांसड्यूसर रहता है जो सेंस करता है टिश्यू में जाके, और उस ब्लड को ये सेंस करेगा कि कौन में मतलब ऑक्सीजन से इसका कलर चेंजिंग होता है। और इसके अंदर फोटो डिटेक्टर भी होता है कि ट्रांसड्यूसर में सेंसर और फोटो डिटेक्टर जो है वो रिकॉर्ड करता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच कलर एब्जॉर्बेड आर्ट्रियल में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर रेड होता है, तो उसी को वो एब्जॉर्ब करके और ट्रांसमिट, ये जो मॉनिटर है उस पर वो शो करता है। और ऑल्सो ये हार्ट बीट भी बताता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें जो है वो फोटो रिसेप्टर के थ्रू कलर को डिटेक्ट करके मॉनिटर में बताता है पल्स ऑक्सीमीटर। नर्सिंग कंसिडरेशन लिखना आपको ज़रूरी है। नर्सिंग क्या ध्यान रखना है नर्सेस को, तो अटैच द फिंगर ट्रांसड्यूसर, जो ये हम लोग देखे वो क्लाइंट इंडेक्स फिंगर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसको हार्ट लेवल पे रखना होता है फिंगर। जैसे अगर ये पेशेंट है तो इसको हार्ट लेवल पे रखना है, कभी भी ऐसे वैसे नहीं रखना है हैंड को, नहीं तो एरर आ सकता है वैल्यू में। डू नॉट अटैच एनी ट्रांसड्यूसर एंड एक्सट्रीमिटी हैड ब्लड प्रेशर कफ एंड आर्टेरियल कैथेटर प्लेस रिड्यूस ब्लड फ्लो ईरर डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे डॉक्टर पूछेंगे, कभी भी जहाँ से आप, क्योंकि आप वाइटल साइन लेने जाते हो तभी आप पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स ले लेते हो, तो अगर कफ लगा हो या फिर कैनुला जिसमें लगा हो, IV सब चल रहा हो, कभी भी उस वाले हैंड से नहीं लेना है, दूसरे हैंड से आप लीजिए इसके इंडेक्स फिंगर से। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्यों ऐसा करना है, डाटा ईरर आने की चांस रहती है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड जा रहा है, क्या जा रहा है, तो उससे ईरर आएगा।
रोटेट द ट्रांसड्यूसर एट एवरी 4 आवर, अवॉइड स्किन इरिटेशन। अब ये क्या बात आ गई, तो अगर आप आईसीयू में गए होंगे तो पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा लगा रहता है। तो जब हमेशा लगा रहता है जिन पेशेंट को, तो हमेशा 4 आवर में आपको उसको हटा देना है। दूसरे फिंगर में लगाइए या फिर कुछ देर के लिए हटाइए, नहीं तो स्किन इरिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम लोगों को सिलेबस में मिलता है इंटरप्रिटेशन करने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए। तो अगर इसमें मॉनिटर में वैल्यू 95 या फिर 90 से 100 हो तो वो नॉर्मल वैल्यू। अगर कम बता रहा हो डेट मीन्स कि उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन उनको चाहिए। तो ये है पल्स ऑक्सीमीटर जो कि ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को बताता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिस्टोरिव एंड कंटिन्यूटिंग केयर हमें पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन बोला है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि एक बार मैं ओवरव्यू करवा देती हूँ। इंपॉर्टेंट है कफिंग, ब्रीदिंग और इंसेंटिव स्पायरोमीटर। तो हाइड्रेशन बोला है कि अगर पेशेंट आए तो उसे हाइड्रेट कैसे रखना है। तो ड्रिंकिंग इनफ वाटर उनको देना चाहिए, कोई भी पेशेंट हो रेस्पिरेटरी से भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो। ईच डे बॉडी टेम्परेचर जो है, ड्रिंकिंग इनफ वाटर ईच डे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अगर अच्छे से उस पेशेंट को आप ड्रिंक करवाते हो तो उनकी बॉडी टेम्परेचर सही रहती है। नॉर्मल हम लोग के लिए भी ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कीप ऑर्गन फंक्शनिंग प्रॉपरली। अगर हम लोग हाइड्रेट रहते हैं या फिर पेशेंट हाइड्रेट रहेगा तो वो जल्दी रिकवर होगा, उनकी बॉडी फंक्शनिंग अच्छे से करेगी। बीइंग वेल हाइड्रेटेड आल्सो इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी एंड कॉग्निशन एंड मूड। तो नॉर्मल सी चीज़ें हाइड्रेशन के बारे में आप लिख दीजिए, जो कि सबको पता है कि अगर अच्छे से आप पानी लेते हो, पानी पीते हो या फिर पेशेंट को भी दोगे तो वो जल्दी से उनका कंडीशन ठीक होगा, उनकी स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी होती है, कॉग्निशन और मूड, ये सब सारा चीज़ अच्छा होता है। हाँ, एक मेरे पास फिगर था जो आपको दिखाना मैं भूल गई। ये जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज आप देख सकते हो कैसे वाटर में जो है वो इसमें रुक रुक के आ रहा है और इसमें लगातार आ रहा है और इसमें ड्रेनेज आ रही है। तो इससे भी आपको याद रखने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन क्या है? ये अगर ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी, तो यहाँ पे जो लगा रहता है इसको ह्यूमिडिफायर बोलते हैं। ये यहाँ पे आप देखो ह्यूमिडिफायर, ये एयर जो है वो ड्राई रहता है। ऑक्सीजन, अगर ड्राई ऑक्सीजन जाएगा तो म्यूकोसा को इरिटेट करेगा, वहाँ पे इंजरी हो सकता है। इसीलिए इसको मॉइस्ट किया जाता है एयर के, इसीलिए ह्यूमिडिफिकेशन जरूरी है। क्योंकि आप ऑक्सीजनेशन नीड पढ़ रहे हो, ऑक्सीजन दे रहे हो, तो इसीलिए सिलेबस में आपको दे दिया कि ह्यूमिडिफिकेशन का क्या काम है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। ऑल हाई फ्लो जितने भी ऑक्सीजन सिस्टम थे, जैसे कि वेंचुरी मास्क हो गया, नॉन रिब्रीदर, ये सब जो मास्क था उनमें जो है वो ह्यूमिडिफिकेशन ज़रूरी होता है। क्या रेशनल है, क्यों ज़रूरी होता है? तो ड्राई एयर जो है, हीट एंड फ्लूइड जो है वो मतलब कि ड्राई एयर नॉर्मल से आप याद रखिए कि इरिटेट करता है। वो हीट को भी ज़्यादा कर देगा बॉडी में, जिसके कारण फ्लूइड लॉस हो सकता है पेशेंट का। हैविंग ड्राइंग इफेक्ट रिजल्टिंग एयरवे डैमेज हो सकती है, इसीलिए हमें हाई फ्लो जितने भी ऑक्सीजन देने वाले डिवाइस है उसमें ह्यूमिडिफिकेशन ज़रूरी है। इंडिकेशन क्या है, किनको देना होता है? जो नॉन इन्वेसिव या इन्वेसिव जो वेंटिलेशन पे हो उन्हें ह्यूमिडिफिकेट करना पड़ता है। नेजल प्रोंग जिसमें लगा हो, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसको हम लोग नेजल कैनुला बोल रहे थे, तो उनमें भी ह्यूमिडिफिकेशन के साथ ही आपको देना होता है। फेशियल मास्क जितने भी है जिनका 5 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 5 लीटर जो देते हैं ऑक्सीजन, उन सब में ह्यूमिडिफिकेशन के साथ ही पहले एयर उसमें एयर के साथ फ्लूइड के साथ मॉइस्ट होगा, तब पेशेंट को जाना चाहिए। पेशेंट विथ ट्रैकियोस्टोमी, जिनको ट्रैकियोस्टोमी हो उनमें ह्यूमिडिफिकेशन जरूरी होता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कफिंग टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है। ये कफिंग टेक्निक जो है ये एयरवे क्लियर करने का एक मेथड है जो म्यूकस एयरवे से निकालने में हेल्प करता है। तो कितने तरह के कफिंग टेक्निक होते हैं? एक कंट्रोल्ड कफिंग टेक्निक होता है, जिसमें क्या करना होता है, पेशेंट जो है उसको आप इस तरह से बैठा दीजिए, तो बेचारा बैठ नहीं सकता, तो बेड या फिर चेयर पे बैठा दीजिए, बेड के किनारे, अगर चेयर पे हो तो चेयर पे बैठा दीजिए, और फोल्ड योर आर्म अक्रॉस योर एब्डोमेन एंड ब्रीथ स्लोली थ्रू योर नोज। तो समझा देती हूँ, फिर आप थ्योरी पढ़ लेना। ये पेशेंट है, या तो खुद से या फिर खुद से इसको बोलिए कि अपने हैंड को एब्डोमेन पे इस तरह से रखे और ये माउथ से सांस लें, सॉरी नोज से लेना है। मतलब इसको ऐसे आप बोलिएगा कि रखिए एब्डोमेन पे और नोज के थ्रू वो सांस ले, और जब वो एक्सहेल करेगा, नॉर्मली इस पे रखा था आम को, जब एक्सहेल करेगा ना तो उसको बोलिए कि अपने एब्डोमेन पे प्रेस लगाइए। तो जब प्रेस लगाता है और खांसने की कोशिश करेगा 2 से 3 टाइम, और फिर आपको ये मतलब देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले यहाँ पे ये आम को रखा और इस जब उसको एक्सहेल करना हो तो उसको बोलेंगे कि अपने प्रेशर लगाओ इस पे। प्रेशर जब लगाएगा तो यहाँ से प्रेशर लगेगी, तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से कफ निकल सकता है। तो प्रेसिंग योर आर्म अगेंस्ट द एब्डोमेन, कफ 2 to
3 टाइम वो मतलब इस तरह से करने की कोशिश करेगा थ्रू द स्लाइटली ओपन माउथ, और कफ जो है उसके कारण शॉर्ट एंड शार्प वो निकलेगा इससे। ब्रीथ इन अगेन बाय स्निफिंग, छींकने की कोशिश करेगा जेंटली थ्रू नोज से। जैसे पहले तो वो नॉर्मली हाथ रख के एब्डोमेन पे लिया, फिर वो प्रेस करके निकालने की कोशिश किया, फिर से वो नाक मतलब स्नीजिंग करते हैं ना आप नोज के थ्रू, तो उस तरह से आपको बोलना है जेंटली थ्रू योर नोज और जेंटल ब्रीथ हेल्प प्रिवेंट म्यूकस मूविंग बैक डाउन द एयरवे। कुछ नहीं करना था, इस तरह से एब्डोमेन पे रखना था जब सांस लेते हो, तो जब छोड़ रहे हो तो ऐसे कंप्रेस करना है, स्नीजिंग करने की कोशिश करनी है, और इससे क्या होगा, एयरवे क्लियर होता है। एक हफ टेक्निक आता है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें भी चेयर पे या फिर फ्लोर पे बैठ जा मतलब कि बेड के किनारे बैठ जाना है, और फीट जो है वो फ्लेयर पे होना चाहिए सीधा, नीचे बैठेगा तो ऐसे होगा ना सीधा। और इसी तरह से वो ये वाला टेक्निक में भी था, कंट्रोल कफिंग टेक्निक में भी, और नाम भी है कफिंग टेक्निक, सिक्रेशन को ही आउट करवाना है। अब कफ टेक्निक में आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो पेशेंट को बोलिए फिर जो ये कर रहे हैं स्लो डीप ब्रीथ ले नोज से और होल्ड करके रखे 2 काउंट तक, सांस लिया 2 सेकंड तक रुकना है। आप भी आप कर सकते हैं उस तरह से, रुकिए। ब्रीथ आउट ओपन योर माउथ, माउथ के थ्रू आउट करना है और हप साउंड निकालना है। इसमें सिर्फ इस तरह से कर रहा था, लेकिन इसमें बोलिए कि आप हप बोलिए ज़ोर से, तो थ्रोट के थ्रू जो है वो निकलता है सिक्रेशन। हप जो है वो 2-3 टाइम करना है ब्रीदिंग आउट, जिसके कारण सिक्रेशन निकल जाती है। नोज से सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और हफ से के थ्रू बाहर निकालिए, और ये 2 से 3 बार करना है। बस यही था हफिंग टेक्निक। नेक्स्ट आता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो कंट्रोल योर ब्रीदिंग एंड हेल्प टू स्ट्रेंथ योर लंग्स। ऑक्सीजन से रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, तो उनके लंग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाया जाता है। सबसे पहला आता है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसमें कि हेल्प स्ट्रेंथ द डायफ्राम को स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि हमें पता है 80% इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में डायफ्राम ही काम करता है, ये ऊपर एंड नीचे होता है, इंपॉर्टेंट मसल है जो कि हेल्प करता है ब्रीदिंग में। तो इसमें यही ध्यान देना होता है कि आप डायफ्राम को ब्रीदिंग के टाइम पे काम लो, जिससे कि ये इसका स्ट्रेंथ मजबूत हो। दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसको हम लोग बेली ब्रीदिंग या फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं, जिसमें पोजीशन सेमी फॉलर रखना है। अगर पोजीशन आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप फर्स्ट जो नर्सिंग फाउंडेशन का वॉल्यूम 1 है, नर्सिंग फाउंडेशन 1, उसका वीडियो देखिए, सारा मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। टेक्निक क्या है, कैसे मतलब करना है, तो फोकस करना है डायफ्राम पे। प्लेस 1 हैंड ऑन चेस्ट एंड अदर हैंड योर स्टमक। एक बार पढ़िए, आपको बता दूंगी। टेक स्लो डीप ब्रीथ, उस तरह से आप रखें कि एक हाथ को चेस्ट पे और एक को एब्डोमेन पे, और डीप ब्रीथ लेना है। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली थ्रू माउथ। इनहेल भी माउथ से करना है, एक्सहेल भी माउथ से करना है। ड्यूरिंग इनहेल 1 हैंड जो है वो एब्डोमेन को प्रेस करना है और शोल्डर आपका रिलैक्स होना चाहिए। अगर पेशेंट पे आप कर रहे हो या फिर ये खुद कर रहा हो, तो एक यहाँ पे हैंड रखेगा और एक यहाँ पे, माउथ से सांस लेगा, छोड़ेगा भी माउथ से। अगर छोड़ रहा है तो यहाँ पे प्रेस लगाएगा, तो ये एब्डोमेन काम में आएगी, सॉरी डायफ्राम काम में आएगी। तो ये इस टेक्निक में यही काम होता है कि डायफ्राम को स्ट्रेंथ देना, जिसमें कि छोड़ते वक्त प्रेस लगाइए, ये जो 1 हैंड रखे है उससे। तो ये था डायफ्राम ब्रीदिंग। सेकेंड ब्रीदिंग टेक्निक में आता है डीप ब्रीदिंग, जिसमें कि रिलीफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉम गेटिंग ट्रैप इनटू द लंग एंड हेल्प इनहेलेशन मोर फ्रेश एयर। डीप ब्रीदिंग कैसे लेना है, ये नॉर्मल सी चीज़ें थी। टेक्निक अगर देखें तो स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में होना चाहिए इंसान। ड्रॉ योर एल्बो बैक, अच्छे से बैक को रखना है इस तरह से, और बैक स्लाइटली टू अलाउ योर चेस्ट एक्सपैंड। अब अगर आप पीछे थोड़ा सा एल्बो को करते हैं तो आप खुद से फील कीजिए, थोड़ा सा लंग जो है वो एक्सपैंड करेगा। डीप इनहेलेशन थ्रू अ नोज, नोज के थ्रू आपको लंबा सांस लेना। अभी आप लेके देखिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। रिटेन योर ब्रीथ फॉर 5 काउंट तक, मतलब मन में ही गिनिए आप 5 टाइम और रिटेन करके रखिए, और स्लोली रिलीज करना है ब्रीथ को, एक्सहेलिंग थ्रू द नोज। तो नोज के थ्रू हम लोग लिए, लंबा सांस लिए, 5 काउंट तक रुके और फिर रिलीज कर दिए। तो ये था डीप ब्रीदिंग। नॉर्मली भी जब हम लोग स्ट्रेस में लेते हैं तो ऐसा करते हैं, बहुत रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखें प्रेस लिप ब्रीदिंग, ये बहुत अच्छा है। इनहेल स्लोली थ्रू द नोज विथ माउथ, नोज और माउथ दोनों से आपको सांस लेना है, सॉरी माउथ जो क्लोज होना चाहिए, नोज से सांस लीजिए और माउथ क्लोज होना चाहिए। ट्राई टू टेक नॉर्मल,
ईयर, मतलब सांस लीजिए नॉर्मली जैसे आप लेते हैं, माउथ आपका क्लोज होना चाहिए। अब एक्सहेल जब आप करते हो तो माउथ को जैसे किसिंग पोजीशन में लाना है। बेबी को आप किस किए होंगे ना, तो वो आप बना लीजिए और एक्सहेल कीजिए। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा हमें ध्यान एक्सहेलिंग पे देना होता है। नॉर्मली आप नोज से सांस लिए और माउथ से छोड़िए, और एक्सहेलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसका क्या बेनिफिट होता है, इस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को, कोई कोई को शॉर्टनेस ऑफ जो ब्रीथ हो जाती है उससे ये रिलीफ देता है, हेल्पिंग विथ रिलैक्सेशन। आप खुद भी अगर कभी स्ट्रेस में हो ना, तो ये सब टेक्निक को कर लीजिएगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। रिलीजिंग ईयर ट्रैप इन लंग्स, अगर लंग्स में कोई ईयर ट्रैप्ड हो गया हो, तो जो कस के सांस से हम लोग छोड़ते हैं ना इसमें, उससे वो हट जाती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में डायफ्रामेटिक, डीप ब्रीदिंग या फिर जो लिप्स वाला था वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं लास्ट हमारा इंसेंटिव एस्पायरोमीटर। वैसे मैं सोची थी कि 1 आवर में कवर करवा दूंगी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें सारा कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं जल्दीबाजी नहीं करना चाहती हूँ। आपको भी जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। इंसेंटिव एस्पायरोमीटर क्या होता है, एक बार आपको फिगर दिखा देती हूँ। इस तरह का डिवाइस आप देखे हो, कभी गए होगे तो ज़रूर देखे होगे हॉस्पिटल में। इसी को हम लोग इंसेंटिव एस्पायरोमीटर बोलते हैं। इंसेंटिव एस्पायरोमीटर जो है एक डिवाइस है जो हेल्प करता है लंग के फंक्शन, हम लोग उस नीड में रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन को अच्छा करने के लिए ही, कभी ऑक्सीजन का, कभी ड्रेनेज का, कभी कभी कुछ कुछ सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी इम्प्रूव करता है लंग्स के फंक्शनिंग को। पर्पस इसका क्या होता है, तो जो इंस्पायरेटरी मसल है, ट्रेनिंग टू मेंटेन और इंक्रीज इनहेल लंग वॉल्यूम, इसमें बेसिकली इंस्पिरेट करके इस बॉल, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी आगे, बॉल को ऊपर की ओर खिंचवाना रहता है, ऊपर की ओर, उसमें इंस्पायरेशन बहुत ज़ोर से करना रहता है, जिसके कारण लंग्स के वॉल्यूम ज़्यादा जाए और उसका ट्रेनिंग करवाया जाता है, उसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाता है। प्रिवेंट लंग इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी एंड इम्प्रूव स्पूटम एक्सपेक्टोरेट, इससे स्पूटम भी एक्सपेक्टोरेट होता है और लंग्स इन्फेक्शन से भी बचता है। अगर इससे एक्सरसाइज करवाया जाता है, सर्जरी के बाद इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस रहती है, तो उससे भी ये बचाता है। इंडिकेशन क्या है, एब्डोमिनल एंड थोरेसिक, मतलब कब इंसेंटिव एस्पायरोमीटर से एक्सरसाइज करवाते हैं, तो अगर किन्हीं को एब्डोमिनल या थोरेसिक सर्जरी हो तो करवाते हैं। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट हो तब भी करवाना पड़ता है, क्योंकि वो खुद से सांस भी नहीं ले पाते, उनका मसल मूवमेंट नहीं होता है, तो स्ट्रेंथ देने के लिए फिर हमको ये करवाना पड़ता है। सर्जरी इन पेशेंट विद सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का अगर सर्जरी हुआ हो तो करवाना पड़ेगा। कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक जो फ्लो ओरिएंटेड इंसेंटिव एस्पायरोमीटर होता है, इसमें ट्राई फ्लो डिवाइस होती है। ये जो है वो ट्राई फ्लो डिवाइस है, यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री फ्लो है। ये जो है इसमें 3 चेम्बर होते हैं विथ 1 वॉल इन ईच चेम्बर। कैपेसिटी जो है अप टू 12 ml, मतलब 12 ml तक आप सांस जब लीजिएगा, उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ऊपर तक इसको उठाना है, तो उस इतना तक ये जाती है। नेक्स्ट वॉल्यूम ओरिएंटेड इंसेंटिव एस्पायरोमीटर होता है, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो। इसमें जो है ये वॉल्यूम ओरिएंटेड एस्पायरोमीटर है, ये इसमें एक ही चेम्बर होता है। हैज़ 1 वे वाल्व विथ कैपेसिटी 4000 ml। अगर आपको दिख रहा होगा, ये छोटू सा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, सॉरी, ये 4000 तक इसकी कैपेसिटी होती है, और इसमें वाल्व ये सब नहीं रहता है। ज़्यादातर हॉस्पिटल में यही यूज होता है। इसमें ध्यान दिया जाता है कि वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, और इसमें जो है वो ट्राई फ्लो, वॉल को उठाने की ज़्यादा इसमें डॉक्टर बोलते हैं। अब नर्सेस के काम क्या है या फिर स्टेप्स कैसे इसे करवाया जाता है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो अटैच अ फ्लेक्सिबल ट्यूब टू पोर्ट, अगर आप डब्बे से निकालिएगा तो ये जो है वो अलग रहता है ट्यूब, और इस पोर्ट से इसे कनेक्ट करना पड़ता है। सेट गोला पेशेंट विथ अ येलो मार्क, कम से कम येलो मार्क ऊपर वाला ये जाना चाहिए, ऐसा गोल बनाना है, ज़्यादातर यही यूज होता है। हैव अ पेशेंट एक्सेल कम्प्लीटली, ध्यान देना है कि इंस्पायरेट तो कर रहा है बहुत ज़्यादा जोर लगा के। अब एक्सप्रेशन पे भी बोलना है कि आप अच्छे से एक्सपिरेट भी कीजिए। और ब्रीदिंग नोट टू फास्ट, ना तो सांस लेने में ज़्यादा जल्दी लेना है, ना ज़्यादा जल्दी छोड़ना है, तो ये चीज़ें आपको इंस्ट्रक्ट करना है स्टेप से इसके। नर्सिस रोल क्या है, पेशेंट को, नर्सिस रोल में सबसे एजुकेटिंग ये सभी हैं, तो वही करना होगा आपको। एजुकेट पेशेंट हाउ वीज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वीज रेगुलरली, जिनको सर्जरी होता है उनको घर में भी दे दिया जाता है ये वाला डिवाइस, कि आपको हमेशा करते रहना है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी, आपके मसल का स्ट्रेंथ अच्छा होगा, आप जल्दी से ठीक हो जाइएगा। ये सारी चीज़ें एजुकेट कर देना पेशेंट या फिर उनका फैमिली दोनों को। और रेगुलरली क्या यूज करने से फ़ायदा होगा सब बताना है। ऑब्जर्व एंड इनकरेज पेशेंट विज इट
यूज इट ऑफन, अगर मतलब हॉस्पिटल में वो कर रहे हैं यूज इनको, तो आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है, उनको बताते रहना है कि हाँ हाँ और अच्छे से कीजिए, और अच्छे से कीजिए, आप सही कर रहे हैं, ऐसे इंक्रीज करते रहना है। तो ये नर्सेस रोल थी। तो फाइनली हम लोगों ने अपना टॉपिक कंप्लीट किया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीजनेशन नीड टॉपिक था, तो आप पार्ट 1 नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। और एक यहाँ पे ख़त्म होता है। एक बार मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का बताती हूँ। ये जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो आ सकता है एग्जाम में, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। और इसके बाद जो नर्सेंस इंटरवेंशन वाला है, पेटेंट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं आपको सबूत के साथ दिखाई थी, कितना बार एग्जाम में पूछा है, 15 मार्क्स में कैसे प्रैक्टिस करना है वो सारा बता चुकी हूँ। सक्सनिंग भी आ सकता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी, हाँ उतना भी नहीं इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में आए तो आए। चेस्ट ड्रेनेज जो है नॉर्सेट में कई बार क्वेश्चन आया है, तो ये तो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तो इससे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर या फिर इंसेंटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कपिंग, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की मैं बात करूँ तो आप ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सनिंग, अगर आपके पास कम टाइम है तो, और चेस्ट ड्रेनेज आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब आपके लिए मैं इतना हेल्प की, बाकी तो अगर आपके पास टाइम है तो पूरा ही पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई हूँ। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो एक बार हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं करती हूँ, आपकी लिखी हुई बातें हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो अगर आपको कुछ गलती भी लगता है तो वो भी बताइए, कहीं पे डाउट हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। कोई और टॉपिक से वीडियो चाहिए या फिर कोई कन्फ्यूजन की दीदी कैसे लिखना है मैं बताई हूँ कि आप जो मैं आपको नोट्स ज़रूर बहुत सफिशिएंट, इधर उधर की बातें नहीं, सीधा मैं क्वालिटी कंटेंट आपको देती हूँ। आपको लगता होगा कभी कभी कि दीदी कभी कोई कोई में जो कम टॉपिक देते हैं तो वो लेस इंपॉर्टेंट होता है, उसमें उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपको भर भर के कंटेंट भी दे देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई, और एक आपके लिए आज काम देती हूँ, आप चाहे तो कीजिएगा, करना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि MCQ आता है। तो पर्पस ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या इसका ये टू सप्लाई O2 कंडीशन वेयर द इंटरफेरेंस विथ अ नॉर्मल ऑक्सीजन ऑफ ब्लड, या फिर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए देते हैं, या फिर हेल्दी लेवल ऑफ ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करने के लिए देते हैं, या फिर ये सब के लिए हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जो वीडियो फर्स्ट देखे होंगे उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, अगर आप नहीं भी देखे होंगे तो इतना ईजी लाई हूँ ताकि आप बना दें। इसका कौन सा आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आप चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पूरा नर्सिंग फाउंडेशन में आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो पढ़ने में तो एक बार मेरे चैनल पे आ जाइएगा और वो टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा टॉपिक पढ़ाई हूँ किसमें क्या होगा कैसा होगा। बस आज के लिए इतना ही बहुत ज़्यादा हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस।